नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक की, पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश में कृषि सखी योजना से महिलाओं को प्राकृतिक खेती में मिलेगा प्रशिक्षण, आत्मनिर्भरता और आय का स्थायी स्रोत मिलेगा प्रोत्साहन के साथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की आत्मकथा चुनौतियां मुझे पसंद हैं का उपराष्ट्रपति ने किया लोकार्पण। पुस्तक में संघर्ष, नेतृत्व और सशक्तिकरण की कहानी। उत्तर प्रदेश सरकार का ऐतिहासिक कदम, 60 वर्ष से अधिक आयु के ट्रांसजेंडरों के लिए वृद्धाश्रम, विशेष सेवाएं और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम। भारत के बैडमिंटन सितारों सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को मिला 2023 का खेल रत्न। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वोच्च खेल सम्मान से नवाजा गया। उत्तर प्रदेश को मिला सबसे बड़ा ग्रामीण बैंक, 3 बैंकों के विलय से बनी नई ताकत, अब हर गांव तक पहुंचेगी आधुनिक बैंकिंग सेवा। बुद्ध के पिपर हवा अवशेषों की नीलामी पर भारत सख्त, हांगकांग में रोक के लिए कानूनी और कूटनीतिक कदम तेज। उत्तर प्रदेश बना वैश्विक सेवा केंद्र, जीसीसी नीति से नोएडा, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में आईटी, बैंकिंग समेत नई तकनीकों में निवेश को बढ़ावा। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को कृषि सखी के रूप में प्रशिक्षित करने की योजना शुरू की है। इस योजना के तहत स्थानीय साक्षर और कृषि कार्य से जुड़ी महिलाओं को चुना जाएगा। वे किसानों को जैविक खाद, बीज उपचार और कीट नियंत्रण जैसी विधियां सिखाएंगी। केवी के द्वारा नियमित प्रशिक्षण और टूल किट्स दी जाएंगी। प्रत्येक कृषि सखी को 5,000 मासिक मानदेय मिलेगा। इसके अलावा प्रदेश आधारित प्रोत्साहन भी मिल सकता है। ये पहल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर प्राकृतिक खेती की ओर ग्रामीण भारत को ले जाने का प्रयास है। लखनऊ स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय में भारत के उपराष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की आत्मकथा चुनौतियां मुझे पसंद है का विमोचन किया। ये पुस्तक उनके जीवन के राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक अनुभवों को दर्शाती है। आनंदीबेन पटेल गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं और वर्तमान में यूपी की राज्यपाल हैं। पुस्तक में ई जमीन जैसे नवाचारों, महिला सशक्तिकरण और प्रशासनिक सुधारों पर विशेष प्रकाश डाला गया है। यह आत्मकथा नेतृत्व, संघर्ष और बदलाव के उदाहरणों के माध्यम से पाठकों को प्रेरणा और जानकारी दोनों प्रदान करती है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने 60 वर्ष से अधिक आयु के ट्रांसजेंडर नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस पहल के तहत पेंशन, आयुष्मान भारत कार्ड, स्वास्थ्य जांच, पौष्टिक भोजन, दवाइयां और मानसिक स्वास्थ्य परामर्श जैसी सेवाएं दी जाएंगी। विशेष रूप से वृद्धाश्रमों में सामुदायिक गतिविधियां, पुस्तकालय, योग और ध्यान सत्र की व्यवस्था की जाएगी। ये कदम ट्रांसजेंडर समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और मानसिक सशक्तिकरण को सुनिश्चित करेगा। सरकार की ये पहल 2021 में लागू हुई ट्रांसजेंडर कल्याण नीति का हिस्सा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ओलंपियन सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है जो पिछले 4 वर्षों से खिलाड़ी के उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है। इसमें 25 लाख रुपए नकद राशि, पदक और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1991 से 92 में हुई थी और 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद के सम्मान में रखा गया। ध्यानचंद हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं और हर वर्ष 29 अगस्त को उनकी जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार की अधिसूचना के तहत उत्तर प्रदेश के 3 प्रमुख ग्रामीण बैंकों आर्यावर्त, प्रथमा और बड़ौदा यूपी बैंक का विलय कर उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई है। ये नया बैंक 1 मई 2025 से अस्तित्व में आया है और इसका मुख्यालय लखनऊ में होगा। बैंक का संचालन बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा किया जाएगा। ये 26 जिलों में 22 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से कार्य करेगा। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में तेज ऋण सुविधा, डिजिटल सेवाओं का विस्तार और ग्राहकों को बेहतर सेवा उपलब्ध कराना है। नाबार्ड इसकी सेवाओं की निगरानी करेगा। भारत सरकार ने हांगकांग में बुद्ध से जुड़े पिपर हवा अवशेषों की नीलामी रोकने के लिए कूटनीतिक और कानूनी प्रयास शुरू किए हैं। ये अवशेष 1898 में उत्तर प्रदेश के पिपर हवा स्तूप से मिले थे, जिन्हें भगवान बुद्ध और शाक्य कुल से जोड़ा गया है। अवशेषों में हड्डियां, ताबूत, आभूषण और धार्मिक वस्तुएं शामिल हैं। भारत ने इन्हें ए श्रेणी का दर्जा देकर कानूनी सुरक्षा दी है, जिससे इनकी बिक्री अवैध है। पिप्पे परिवार द्वारा रखे गए कुछ अवशेष अब नीलामी में हैं। सरकार ने संस्कृति मंत्रालय और एएसआई के जरिए तत्काल कार्रवाई करते हुए नीलामी रुकवाने की मांग की है।
इसी के साथ अब बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को वैश्विक निवेश का केंद्र बनाते हुए वैश्विक क्षमता केंद्र यानी जीसीसी नीति को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में बड़े निवेश को आकर्षित करना है। नोएडा में माइक्रोसॉफ्ट ने 10,000 सीटों वाले केंद्र की नींव रखी है, जबकि MEQ सॉफ्टवेयर ने 3,000 सीटों वाला केंद्र शुरू किया है। नीति से नोएडा NCR के साथ वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज को भी लाभ होगा। इस नीति के जरिए उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की कुछ अन्य अहम खबरों पर। पहलगाम हमले के बाद DRDO की तकनीकी छलांग। स्वदेशी एयरशिप ने 17 किलोमीटर ऊंचाई पर सफल उड़ान भरते हुए भारत को उच्च निगरानी ताकतों में किया शामिल। पुतिन ने PM मोदी को फोन कर पहलगाम आतंकवादी हमले की निंदा की। आतंकवाद के खिलाफ भारत का पूरा समर्थन देने की बात कही। इस साल भारत आएंगे रूसी राष्ट्रपति। यूक्रेन वॉर के बाद पहली इंडिया विजिट। ऑपरेशन सिंदूर हुआ सक्सेस। पाकिस्तान को भारत ने दिया करारा जवाब। पहलगाम आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारतीय सेना ने बुधवार को पाकिस्तान और POK में 9 जगहों पर किया एयर स्ट्राइक। चिनाब नदी का पानी रोकने से पाकिस्तान में जल संकट। भारत ने 2 बांध किए बंद। पाक के 24 शहरों में 3 करोड़ लोगों पर दिखा असर। तुर्की को भाई बोल। PM शहबाज ने मांगा साथ। कहा भारत की एयर स्ट्राइक संप्रभुता पर हमला। चीन तुर्की ही बचे पाक के साथ। इजराइल ने थामा भारत का हाथ। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।